बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को, जो हमारे सर्किट के सॉल्व करते हुए जो हमने रूल सॉल्व करने के लिए पढ़े हैं उनको अप्लाई करके हम एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा आर्टिकल भी है और इस आर्टिकल को भी हमने पढ़ना है। आर्टिकल का नेम है जी व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हमने आज स्टडी करना। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बनाया गया था। चार्ल्स व्हीटस्टोन, ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये सर्किट की इन्वेंशन की थी। उसने अपने नेम से व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का नाम रखा। ब्रिज क्यों रखा? क्योंकि सर्किट की जो शेप है वो एक ब्रिज यानी पुल नुमा शेप है, इस वजह से इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रख दिया। ये किस तरह से है, इसको पहले डेफिनेशन इसकी करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट that is used to find the unknown resistance is known as व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें कि किस तरह से बना हुआ है, इस सर्किट को बनाने के लिए टोटल 4 रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। 2 ऐसी रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू फिक्स हो और नॉन वैल्यू हो, एक अननोन रेजिस्टेंस, और तीसरी रेजिस्टेंस नॉन वैल्यू की ही हो लेकिन वेरिएबल हो, फिक्स ना हो। तो इस तरह हमें इन 4 रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इट कंसिस्ट ऑन 4 रेजिस्टेंस R1, R2 are known and fixed. R3 is known and variable resistor, and R4 is unknown रेजिस्टेंस। इस तरह 4 रेजिस्टेंस जो हैं उनको जोड़कर हम ये सर्किट बनाते हैं। इसमें एक गलवानोमीटर भी यूज़ करना पड़ता है। उस गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस RG के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। गलवानोमीटर को ही हम ब्रिज के तौर पर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। डायग्राम आपको याद होगा, हमने एक लेक्चर के अंदर सर्किट के सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे, जिनमें पहला स्टेप था कि यू शुड हैव टू ड्रॉ अ डिज़ाइन सर्किट डायग्राम। आपने एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना होता है।
बेटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जितने भी हैं इनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप अपनी डायग्राम को अच्छे तरीके से तैयार करें। जब तक आपको डायग्राम अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी, वो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक आप अपने सर्किट को सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सर्किट डायग्राम को डिज़ाइन करना और सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना। सर्किट डायग्राम को डिज़ाइन करना एक एडवांस प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक रूल ये है कि आप डायग्राम के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते, उसे एज इट इज़ ड्रॉ करना होता है। लेकिन डायग्राम को कभी भी रट्टा लगा के ड्रॉ ना करें। डायग्राम को स्टेप में और उसके पोर्शन बना के उसको याद रखें, तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगी। जैसे मैं आज की डायग्राम आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का नेम है, तो हमने ब्रिज नुमा शक्ल जो है इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करनी है, देखनी है। होता कुछ यूँ है बेटे कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगती हैं कि उन रेजिस्टेंस से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। एक रेजिस्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 रेजिस्टर्स जो हैं ये इस तरीके से जोड़े गए। इसमें ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसको R3 का नाम देते हैं, और ये R4 है। हमने इसके 2 ऑपोजिट किनारे, इनको नाम देते हैं A, B, C एंड D। 2 ऑपोजिट किनारे A और C के ऊपर बैटरी लगा दी। स्विच लगाया, स्विच S, बैटरी लगा दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बैटरी लगा। अब करंट क्या करेगी, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी A पॉइंट पर जाके उसके पास 2 रास्ते हैं, R1 R2 में से होते हुए C पर पहुँचे और बैटरी में आ जाए, R4 और R3 में से होते हुए बैटरी तक आ जाए। ये समझ लें कि पानी, करंट का जो फ़्लो है ये पानी के फ़्लो की मानिंद होता है कि आपने पानी एक जगह से गुजारना है, आगे जाके पानी के 2 रास्ते हो गए, वो 2 रास्तों में से होता हुआ पानी दोबारा एक रास्ते पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको आप मानते हैं कि ये हमारे पास 2 अलग-अलग किनारे हैं जो गुजर के जा रहे हैं। और ब्रिज काम क्या करता है, ब्रिज क्या किसको बोलते हैं? ब्रिज बोला करते हैं कि 2 रास्तों को आपस में मिलाने वाला पुल, वो ब्रिज होता है। तो मैं एक रास्ता ये है A से B, B से C, एक है A से D, D से C, इन दोनों रास्तों को मिलाने वाला एक पुल है जो कि गलवानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस RG है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया और इस सेंस की वजह से इस सर्किट का नाम ब्रिज सर्किट रखा गया और साइंटिस्ट के नेम की वजह से इसका नाम व्हीटस्टोन है। अब ये कंप्लीट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज और ये हमारी डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो गई। इस डायग्राम को इसी लॉजिक के साथ आप याद रखेंगे तो आपको ये नहीं भूलेगी। अगले स्टेप्स हम जो है वो फिर करते हैं जी बेटे। तो अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ़ लूप्स करने हैं। अगर इसमें देखें तो एक लूप तो हमारा यही बनता है C से यहाँ तक, इधर से होते हुए A से D, D से C, ये जो बाहर वाला आपको लूप नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक लूप हो गया। तो हम पहला लूप लिखते हैं, लूप C A D C। लूप वो कहते हैं जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं वहाँ पर ही आप एंड करें। दूसरा लूप बनता है A से B, B से D, D से A, या आप D से स्टार्ट कर सकते हैं, D से A, B और D,
ठीक है, आप कहीं पर भी करें तो ये एक लूप आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। तो लूप 2 आ गया, ए और बी, डी और ए। लूप नंबर 3 है कि आप सी से स्टार्ट करें, सी से डी, डी से बी, बी से सी, सी डी बी सी, ये 3 आपके लूप आइडेंटिफाई हो। उससे अगला स्टेप ये हुआ करता था कि आपने किसी भी कन्वेंशन के अंदर, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अपने करंट्स को ड्रॉ करना है। जिस तरह एक लूप में करेंगे, बाकी तमाम लूप्स में भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो मैं इस लूप के अंदर करंट ड्रॉ करता हूँ, करंट इस तरह से फ्लो कर रही, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलती है ए पर, ए से डी, डी से सी और सी से दोबारा वापस आ जाती है। तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये क्लॉकवाइज है, तो इधर भी एक क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ करना होगा, इधर भी एक क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ करना होगा। इस करंट को नाम मैं I1 का दे देता हूँ, इसको I2 का, इसको I3 का। अब ये जो करंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, फिर हमने इनकी इक्वेशन लिखनी है। लूप इक्वेशन आप किरचॉफ लूप रूल से निकाल सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। लेकिन उससे पहले हम करंट्स को डायरेक्शन दे देते हैं। अगर हम देखेंगे करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो R1 में I1 करंट ऐसे जा रही, RG में करंट I1 नीचे जा रही, और रेजिस्टेंस R4 में करंट I1 ऊपर जा रही। इसी तरह अगर इसको देखें तो ये करंट इस तरह से, तो I2 इधर को जा रही, फिर I2 इधर को, फिर I2 इस सिमत में, और I3 को देखें तो ये इस तरह से, तो I3 इस सिमत पे, फिर I3 जो है वो इस सिमत में ये जा रही। अब इनको बेशक मैं इन करंट्स को मिटा ही दूँ, या आप तो नहीं मिटा सकेंगे, मैं इसलिए मिटा रहा हूँ चूँकि मैं इक्वेशन को आसानी के साथ लिख सकूँ। अब मैं लूप इक्वेशंस लिखता हूँ। लूप इक्वेशन, पहले हम इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं। ए से स्टार्ट लेते हैं, बी पर, बी से डी, डी से ए। तो हम लूप लिख लेते हैं, लूप ए बी डी ए। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले इस लूप का नाम जो है मे बी के डी ए बी डी लिखा हो, तो अब आपने ए बी डी ए लिख दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये देखना है कि लूप वही है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। इसकी इक्वेशन जो है वो हम लिखते हैं। अब इसमें चूँकि तमाम रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस की वोल्टेज हमेशा आप ओहम्स लॉ से V = IR से लेते हैं, और सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप करना है। और ये कन्वेंशन आपको अच्छे तरीके से याद है। करंट की सिमत में अगर रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे तो हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव आएगी, करंट के ऑपोजिट सिमत में गुजरेंगे तो वोल्टेज पॉजिटिव आएगी। अब मैं ए से स्टार्ट लेता हूँ, इस नुक्ते से स्टार्ट लेता हूँ और इधर वापस आना है। ए से ऊपर की तरफ जाएं, ए से बी की तरफ जाऊँगा तो करंट भी उधर ही फ्लो कर रही है। I1 R1 वोल्टेज होगी रेजिस्टेंस की, और ये नेगेटिव आएगी, तो इसको लिखेंगे नेगेटिव I1 R1। फिर यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से नीचे आएंगे तो 2 करंट्स हैं, तो 2 दफ़ा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन I1 के लिहाज से देखो तो I1 की सिमत में मैं D तक पहुँच रहा हूँ, तो I1 RG नेगेटिव होगा। लेकिन देखें तो आप B से D आ रहे हैं, एक करंट ऊपर को जा रही, आप उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज आएगी वो पॉजिटिव आएगी। I2 RG पॉजिटिव, I2 RG D पर पहुंच गए। फिर D से A तक जाते हैं तो फिर 2 करंट्स आपको देखने को मिलते हैं। I1 की सिमत में जा रहे हैं, I3 की ऑपोजिट सिमत में जा रहे हैं, तो D से A तक जाने के लिए I1 R4 नेगेटिव होगा, नेगेटिव I1 R4 पॉजिटिव।
I3R4 आ जाए, I3R4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसको हमने कहा सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस इक्वेशन दूसरे लूप की लिखते हैं। वो लूप बनता है हमारे पास BCDB, B से शुरू किया, C, D और B। इस लूप की इक्वेशन भी हमने इन्हीं रूल्स को देखते हुए करनी। B से C की तरफ आए तो करंट की सिमत में आ रहे हैं, करंट की सिमत में आते हुए वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, I2R2 आ जाए, नेगेटिव I2R2। यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से इधर आए तो दो करंट्स हैं, एक की सिमत में जा रहे हैं, I2 की सिमत में जा रहे हैं, तो नेगेटिव I2R3 पॉजिटिव I3R3 आ जाए। फिर आप ऊपर को जाते हैं, फिर दो करंट्स हैं, I2 की सिमत में जा रहे हैं, I2RG नेगेटिव I2RG प्लस I1RG इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम जानते हैं कि इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टर था। वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को वेरी करते करते आप एक ऐसा पॉइंट निकाल लें जिस पॉइंट पर जो करंट होगी वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी कि जितनी करंट I1 नीचे को आएगी उतनी I2 ऊपर को जा रही हो। ये मुमकिन है कि अगर आप R4 को वेरिएबल रेजिस्टर है वेरी करते जाएं तो एक वक्त यह आएगा कि गल्वानोमीटर 0 करंट शो कर रहा होगा। गल्वानोमीटर का 0 करंट शो करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें से 0 करंट फ्लो कर रही है, उसका एक्चुअल मतलब है कि 2 करंट्स फ्लो कर रही हैं लेकिन इक्वल और ऑपोजिट। इस वजह से नेट करंट जो है वो 0 है उस गल्वानोमीटर में। उसको हम स्टेबल पॉइंट कहते हैं। स्टेबल पॉइंट आपका वेरिएबल रेजिस्टर से आएगा, और जब स्टेबल पॉइंट आ जाएगा तो व्हेन वी अचीव्ड स्टेबल पॉइंट देन I1 इज इक्वल टू I2। अब जहां पे I1 है वहां पे आप I2 पुट कर सकते हैं और सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, I1 की जगह I2 पुट करते जाए तो यह आ जाएगा नेगेटिव I2R1 नेगेटिव I2RG पॉजिटिव I2RG नेगेटिव I2R4 प्लस I3R4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये टर्म वैसे कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों में से R4 कॉमन आ जाए तो यह आ जाएगी I2R1, ये उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, I2R1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर मैं R4 कॉमन लूँ तो I3 पॉजिटिव का, ये मैं पहले लिखता हूँ, I3 माइनस I2 इंटू RG आ जाए। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन में पुट करें ज़रा, जहाँ पे I1 आ रहा है I2 पुट कर दें, नेगेटिव I2R2 नेगेटिव I2R3 और पॉजिटिव I3R3 नेगेटिव I2RG पॉजिटिव I2RG आ जाए, या I1RG है तो I2RG आ जाए इज इक्वल टू 0। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। सेम प्रोसेस, इसमें 2 टर्म कैंसिल होगी, इसमें 2 टर्म कैंसिल होगी। अब इसमें R3 कॉमन आ रहा है, ये नेगेटिव I2R2 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, I2R2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से R3 कॉमन आएगा तो I3 में पहले लिख लेता हूँ, I3 माइनस I2 इंटू R3। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 4 आ जाए, ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 4 को, सॉरी यहाँ पे R4 आना, इक्वेशन नंबर 3 को 4 के साथ डिवाइड कर दें। जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाय 4 वी हैव, बड़े रिजल्ट आएगा I3 माइनस I2
इंटू R4 ये वाला, इसको इस साइड से डिवाइड कर दें, I3 माइनस I2 इंटू R3, इस साइड को इससे डिवाइड कर दें, I2 R1 ओवर I2 R2, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। अब R4 की वैल्यू आपको चाहिए थी, चूँकि ये अननोन है, यह आ जाएगी R1 ओवर R2 मल्टीप्लाइड बाय R3, दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस R4, ये निकल आएगी। ये बेटे आपका सॉल्व हो जाता है।